इस एक्ट्रेस को काफी कम लोग पहचानते होंगे। ये 90s की बहुत पोटेंशियल एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जिन्हें बिग बॉस में भी देखा गया था। और हाँ, ये बॉम्बे ब्लास्ट 1993 के मास्टरमाइंड की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। जब इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें फ्रॉड केस में पकड़ा, तब ये बात जान के मीडिया और ऑडियंस भी उतनी ही शॉक थी। तो चलिए आज बात करते हैं मोनिका बेदी के बारे में। आखिर कैसे वो एक बॉलीवुड के उभरते चेहरे से सीधे सलाखों के पीछे वाली मुजरिम बन गई। रेखा हांडा उर्फ मोनिका बेदी का जन्म 18 जनवरी 1975 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। उनके डैड प्रेम कुमार एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। 1976 में जब मोनिका बेदी सिर्फ 10 महीने की हुई तो बेदी फैमिली नॉर्वे में इमिग्रेट हुई, जहां उनके डैड ने अपना एक गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया, विच काइंड ऑफ वर्कड वेल। और फिर बेदी फैमिली ने वहीं थोड़े टाइम रहने का डिसीजन लिया। मोनिका बेदी बचपन से पढ़ाई में काफी अच्छी थी और वो उसी में अपना करियर परस्यू करना चाहती थी। 1992 में मोनिका इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई। मोनिका बेदी बीच बीच में वेकेशंस पे इंडिया आया करती थी और इंडिया में दो चीजें बहुत फेमस हैं, शाहरुख खान और बॉलीवुड, जो काइंड ऑफ एक ही चीज है। यहाँ मोनिका बेदी को बॉलीवुड से अट्रैक्शन होने लगा, किसे नहीं है। उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा, तब उन्होंने दिल्ली में एक्टिंग क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी। बट उन्हें रियलाइज हुआ कि दिल्ली से बॉलीवुड तक का सफर काफी मुश्किल है। तब उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। वहाँ उन्होंने गोपी किशन कथक क्लासेस में कथक सीखा। तब बेदी की मुलाकात डायरेक्टर मनोज कुमार जी से हुई और फिर अपनी सुंदरता का सही उपयोग करते हुए उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने 1994 में मैं तेरा आशिक से अपना डेब्यू किया और उसके बाद उन्होंने एक तमिल मूवी ताजमहल में भी काम किया। 1995 में उन्होंने मूवी सुरक्षा की और कुछ टाइम बाद प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल ने उन्हें रीच आउट किया। उन्होंने कहा कि हम साथ में मेरे प्रोडक्शन से कई मूवीज में काम कर सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड में उस टाइम पे दो चीजें चरम सीमा पर थी, अंडरवर्ल्ड का आउच और कास्टिंग काउच। मुकेश दुग्गल ने उन्हें अपने साथ रख के काफी टॉर्चर किया, हरेस किया और वो उन्हें किसी और मूवी में काम करने नहीं दे रहे थे। उनका कहना था कि वो सिर्फ उन्हीं के प्रोडक्शन की मूवीज करेंगे। मोनिका बेदी उनसे काफी फेडअप हो चुकी थी, काफी परेशान हो चुकी थी। बट देन वन फाइन डे दुबई से आए कॉल ने सब बदल दिया। 1988 मुंबई में काफी चीजें चेंज हो गई थी। बॉलीवुड पे अंडरवर्ल्ड का दबदबा काफी ऑब्वियस हो गया था, क्योंकि मूवीज बनाने में लगते थे पैसे और पैसे थे डी कंपनी के पास, जो उन्हें मूवीज में लगा के ब्लैक से व्हाइट करते थे। अब जिसका पैसा उसका प्रॉफिट, उसकी मूवी उसकी मर्जी। बॉलीवुड में नए पुराने स्टार्स सब पे अंडरवर्ल्ड की नजर रहती थी। धीरे धीरे मुंबई के बाद डी कंपनी ने एक्टर्स के शोज दुबई में भी करवाने स्टार्ट कर दिए थे और इतना गुदा तो किसी के पास नहीं था कि दाऊद और शकील जैसे डॉन उन्हें बुलाएं और वो ना जाए। मुकेश दुग्गल को दुबई से एक शो के लिए कॉल आया, जहां पे मोनिका बेदी को भी उनके साथ जाना था। वहीं मोनिका बेदी को भी एक कॉल आया और उसने बोला कि उनका नाम अरसलन अली है और वो शो का ऑर्गेनाइजर बोल रहा है। वो दुबई में ऐसे कई शोज ऑर्गेनाइज करवाता है। मोनिका बेदी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं था कि ये किसका कॉल था, लेकिन धीरे धीरे उनकी बात एक कॉल से अनगिनत कॉल्स तक बढ़ती चली गई और फिर दुबई में उसी शो में उन दोनों की मुलाकात हुई। जेनजी वर्ड्स में बोलूं तो मिलते ही उन दोनों की काफी अच्छी वाइब मैच हुई और बातों बातों में मोनिका बेदी ने अरसलन अली को बताया कि वो मुकेश दुग्गल से काफी परेशान है और वो किसी के साथ उन्हें काम नहीं करने दे रहे। ऐसे ही दुबई के काफी शोज में मिलने के बाद मोनिका बेदी और अरसलन अली काफी अच्छे दोस्त बन गए और दोनों काफी करीब आ गए। लेकिन फिर 7 मार्च 1998 में आई एक खबर ने बॉलीवुड को हिला के रख दिया। पता लगा कि किसी ने अंधेरी वेस्ट के 7th बंगलों में शूट आउट करवा दिया। वो बंगलो मुकेश दुग्गल का था। सीबीआई ने बताया कि कुछ अननोन लोगों ने उन्हें मार दिया क्योंकि वो मोनिका बेदी को अंडरवर्ल्ड के साथ एज मीडिएटर यूज कर रहे थे। कोइंसिडेंस? अब मोनिका बेदी बिल्कुल फ्री थी, जिस वजह से उनका दुबई आना जाना बढ़ने लगा। बीच बीच में मोनिका बेदी दुबई जाने की बजाय अरसलन अली को भी मुंबई बुलाने लगी, लेकिन अरसलन अली हर बार मना कर देता। मोनिका के दुबई ट्रिप्स के दौरान वो दोनों डेट्स पे जाने लगे और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन फिर भी अरसलन अली उनसे मिलने कभी मुंबई नहीं आए। जब मोनिका एक शो के लिए दुबई गई थी, तब अरसलन अली ने मोनिका बेदी को बताया कि उनका नाम अरसलन नहीं, अबू सलीम है। मोनिका बेदी ये सुन के काफी शॉक थी। उन्हें पता लगा कि वो जिससे प्यार करती हैं वो असल में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम है। वही अबू सलीम जो बॉम्बे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था और जिसकी वजह से करीबन
250 लोग मारे गए थे। अबू सलीम मुंबई में एक रियल एस्टेट एजेंट था और अपने काम में ही किसी लड़ाई के चलते उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया था। उस इंसिडेंट के बाद वो दाऊद के भाई अनीस के टच में आ गया। आई थिंक ये वो टाइम था जब आदमी सिक्योरिटी लेने पुलिस की बजाय डी कंपनी के पास जाता था, जैसे संजू बाबा। अनीस ने अबू सलीम को डी गैंग में गन्स एंड एम्यूनेशन का चार्ज दिया और ऐसे उनका अंडरवर्ल्ड की दुनिया से इंट्रोडक्शन हुआ। इवन 1993 में संजय दत्त को भी वेपन सप्लाई करने में अबू सलीम का नाम ही सामने आया था। ये सब सुन के जितना शौक मैं और तुम हैं, उतनी ही शौक मोनिका बेदी थी। लेकिन डॉन से हो या डॉग से, प्यार तो प्यार होता है। मोनिका बेदी ऑलरेडी अबू सलीम के प्यार में थी, लेकिन ये सब पता लगने के बाद अब वो शायद उस पावर से भी प्यार में थी जो अबू सलीम के नाम के साथ उनके पास आ गई थी। मोनिका को अब बॉलीवुड में वो सब मिल सकता था जो उन्हें कभी मुकेश दुग्गल के साथ रह के भी नहीं मिला। और फिर वही हुआ। अबू सलीम के एक कॉल से मोनिका बेदी के पास 1-2 नहीं बल्कि पूरी 25 मूवीज। बॉलीवुड ऑलरेडी अंडरवर्ल्ड की वजह से इतने एक्टर्स के साथ हुए इंसिडेंट्स देख के डरा हुआ था, जिसमें मुकेश दुग्गल का भी शूट आउट हो गया था। और फिर 12 अगस्त 1997 वो दिन था जिस दिन अंडरवर्ल्ड ने एक और अटैक करवाया। वो अटैक था टी सीरीज के करता धरता गुलशन कुमार जी पे, जिनकी उस शूट आउट में डेथ हो गई थी। इसके 3 साल बाद एक अटैक राकेश रोशन पे हुआ था, जिसका सामना उन्होंने काफी करेज से किया था। राकेश रोशन को जब गोलियां लगी तब वो हॉस्पिटल के बजाय पहले पुलिस स्टेशन गए थे, जिस वजह से उन पे अटैक करने वाले विदेश गैंग के मेंबर पकड़े गए थे। सेम टाइम पे डायरेक्टर राजीव राय को भी डी कंपनी की काफी धमकियां आने लगी थी, जिस वजह से उन्होंने अब्रोड सेटल होने का फैसला किया। लेकिन उन धमकियों ने उनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। लास्ट में राजीव राय ने मोनिका बेदी को अपनी मूवी प्यार मोहब्बत और इश्क में कास्ट किया। इन सब से पता लगता है कि उस टाइम बॉलीवुड पे धमकियों और जान का काफी खतरा बना हुआ था। दूसरी तरफ मोनिका बेदी के लिए अब सब सही चल रहा था, लेकिन तभी अबू सलीम की एक बड़ी लड़ाई की खबर आई और उनकी वो लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम से हुई थी। इसको कहते हैं समंदर में रह के मगर से बैर। दाऊद डी कंपनी का ओजी डॉन था जो अंडरवर्ल्ड में भी नहीं बल्कि हर जगह मोस्ट वांटेड था। अब अबू सलीम पे जिसका हाथ था उसी का फॉल आउट उस पे काफी महंगा पड़ सकता था। उन्होंने ये सब मोनिका बेदी को बताया और कहा कि अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं और हमें भागना पड़ेगा। मोनिका बेदी यहाँ अबू सलीम को बाय बोल के मुंबई में रह सकती थी और इन सब से छुटकारा पा सकती थी, लेकिन मोनिका बेदी को खतरे और अबू सलीम दोनों ही बहुत पसंद थे। इसलिए उन्होंने बॉलीवुड छोड़ के अबू सलीम का साथ दिया और इंडिया दुबई छोड़ के कहीं और छुपने का सोचा। वो किसी और देश में जाके एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते थे। उन्होंने फेक पासपोर्ट तक बनवा लिए थे। कहा जाता है कि उस वक्त तक दोनों ने शादी भी कर ली थी और मोनिका बेदी ने कन्वर्जन करके अपना नाम सना मलिक कमाल रख लिया था। लेकिन जब मोनिका बेदी से बाद में इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने शादी और कन्वर्जन को फॉर ऑब्वियस रीजंस रूमर बता के डाल दिया। दोनों बाहर शिफ्ट हो गए और अब वो अंडरवर्ल्ड के खतरे से भी बाहर थे शायद। 2002 में आई एक खबर से पता चला कि पोर्तुगल पुलिस ने 2 इंडियंस को अरेस्ट किया है, जिनका नाम था अबू सलीम और मोनिका बेदी। अंडरवर्ल्ड का तो पता नहीं, लेकिन कानून के हाथ एक्चुअली बहुत लंबे होते हैं। सितंबर 2002 इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि 2 इंडियन फेक पासपोर्ट्स और फेक डॉक्यूमेंट्स के लिए पकड़े गए हैं, जो शायद उन्होंने दाऊद से बचने के लिए बनवाए थे, लेकिन पुलिस को भूल गए। जब इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि 2 इंडियंस बाहर देश की जेल में बंद हैं, तो उन्होंने पोर्तुगल गवर्नमेंट से बात करके पूरी कोशिश की इस मैटर को सॉल्व करके अपने इंडियन सिटीजन्स को इंडिया वापस लाने की, लेकिन उस कोशिश में उन्हें 2 साल लग गए। सुनने में ये भी आया था कि मोनिका बेदी तो इंडिया वापस आना ही नहीं चाहती थी। शायद उन्हें पता था कि इंडिया वापस आने के बाद उन्हें अबू सलीम को चुनने, उनका साथ देने और अंडरवर्ल्ड का पावर दिखा के मूवीज लेने की वजह से यहाँ उन्हें काफी हरेस और जज किया जाएगा। आप अभी भी जज्ड फील करते हो आपके पास्ट के बारे में? उनका इंडिया वापस ना आने का डर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने वहां की गवर्नमेंट से ये तक कहा कि अगर उन्हें यहाँ रहने दिया जाएगा तो वो कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी अपना लेंगे। लेकिन 2 साल की जेल के बाद फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने इन दोनों को इंडिया बुला लिया। लेकिन पोर्तुगल पुलिस ने इस शर्त पे इन दोनों को इंडिया भेजा था कि इन दोनों को फांसी दी जाए। उस हिसाब से मोनिका बेदी को 2 साल की सजा मिली और अबू सलीम को उम्र कैद। मोनिका बेदी पहले हैदराबाद जेल में रही, फिर वहां से इंदौर, फिर वहां से भोपाल जेल। फाइनली भोपाल जेल का जेलर मोनिका बेदी का बहुत बड़ा फैन था,
इसलिए जेल में मोनिका बेदी को स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे कॉस्मेटिक्स, रेस्टोरेंट से अच्छा खाना और बाहर से चीजें जो नॉर्मल कैदियों को नहीं मिलती। लेकिन उसी जेलर पुरुषोत्तम पे मोनिका बेदी ने ये इल्जाम लगाया कि उसने उनका वॉशरूम में कैमरा लगा के उनका वीडियो बनाया था। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं मिला और ये केस खारिज हो गया और फिर 2007 में फाइनली मोनिका बेदी को बेल मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद मोनिका बेदी की जिंदगी सेम नहीं रही, विच वॉज क्वाइट प्रेडिक्टेबल। अब उनके साथ ना अबू सलीम थे, ना उनके नाम की पावर, जिससे वो काफी हेल्पलेस हो गई थी, जिस वजह से वो वापस पंजाब अपने घर भी गई। लेकिन वहां भी हर दुकान, मोहल्ले वाला सब उन्हें अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलीम की वाइफ की तरह देखते थे। उन्होंने वापस मुंबई जाने का फैसला किया, लेकिन वहां भी उनके लिए हालात सेम नहीं थे। I'm sure कि people have this hesitation of maybe walking with me because of my past. उन्हें कोई भी घर रेंट पे देने तक को तैयार नहीं था। जैसे तैसे उन्हें एक रूम रेंट पे मिला भी, लेकिन जब लैंडलॉर्ड को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने मोनिका बेदी से वो रूम भी खाली करवा लिया। मोनिका बेदी की लाइफ अबू सलीम के साथ होते हुए जितनी स्मूथ थी, अब अबू सलीम की वजह से ही उनकी लाइफ इतनी हार्ड हो गई। मोनिका बेदी के पास अब सिर्फ इंडस्ट्री को देने के लिए एक ही चीज थी, कंट्रोवर्सीज, मसाला, जिस वजह से इनविटेशन आया बिग बॉस सीजन 2 का। लेकिन वो वहां वो मसाला नहीं दे पाई जो ऑडियंस और मेकर्स को चाहिए था। वहां से निकल के अगले साल फिर वो झलक दिखला जा सीजन 3 में भी देखी गई और 2010 के शो दिल जीतेगी देसी गर्ल सीजन 1 में भी देखी गई थी। ये तो मोनिका बेदी को भी पता था कि अब वो वापस इंडस्ट्री में कभी काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने रीजनल मूवीज का सहारा लिया। उन्होंने 2011 में एक तमिल मूवी में काम किया और परिचय नाम की एक नेपाली मूवी में भी काम किया। परिचय के डायरेक्टर ने बताया कि मोनिका बेदी उन्हें पैसे के लिए धमकी भरे मैसेजेस कर रही थी। उनकी डील ये थी कि अगर ये मूवी इंडिया में रिलीज हुई तो वो मोनिका बेदी को 5 लाख रुपए और देंगे। लेकिन मूवी इंडिया में कभी रिलीज हुई ही नहीं और उसके बावजूद मोनिका बेदी उनसे वो पैसे मांग रही थी, जिन बातों को मोनिका बेदी ने रूमर बता दिया। 2012 में मोनिका बेदी ने पंजाबी इंडस्ट्री में भी कुछ मूवीज की, जैसे सिर्फ फिरे, रोमियो रांझा, बंदूका, और फिर 2013 में उन्हें काफी अच्छा चांस मिला संजय लीला भंसाली के सुंदर टीवी शो सरस्वती चंद्र में काम करने का। 2015 में उन्होंने बंधन मूवी में भी काम किया। लेकिन अब मोनिका बेदी कहीं किसी शो, किसी मूवी में भी नहीं है। मतलब मैं बहुत सारी फिल्में ऐसे देख रही होती हूँ और बाद में मुझे बोलते हैं कि यार ये आर्टिकल आया है कि दिस कैरेक्टर वाज इंस्पायर्ड बाय यू, एंड आई एम लाइक मैं तो अभी तो फिल्म देख के आई हूँ। आई कुड नॉट सी माई सेल्फ एनीवेयर, मेरे दिमाग में भी नहीं आता। वो सर्वाइवल के लिए बस अब रिबन सेरेमनीज और वेडिंग फंक्शंस में जाती हैं, वो भी इसलिए क्योंकि कुछ लोग उन्हें आज भी जानते हैं और उनकी सुंदरता के दीवाने हैं। बाकी सबके साथ अब सोशल मीडिया तो है ही प्रमोशंस करके पैसे कमाने के लिए। इन दी एंड सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है और पावर का कोई पॉइंट नहीं है जब तक वो तुम्हारी खुद की ना हो। एक वक्त था जब एक कॉल पे उन्हें 25 मूवीज मिल गई थी और वहीं बाद में कोई उन्हें 25 स्क्वायर फुट जगह देने को तैयार नहीं था। अपने कुछ गलत डिसीजंस की वजह से मोनिका बेदी ने अपना पॉसिबल अच्छा करियर खत्म कर दिया और हमने एक खूबसूरत टैलेंटेड एक्ट्रेस को खो दिया। तुम्हारे इस पूरी स्टोरी पे क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे ही किसी स्टार या किसी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।